Hello students, welcome to the crash course. In this session, we will discuss NCERT exemplar problems on biotechnology principle and process. So now the first question is rising of DAW is due to multiplication of yeast, production of CO2, emulsification, hydrolysis of wheat flour starch into sugar. Wheat flour starch into sugar. So the right option will be production of CO2. डॉ कैसे बनता है? प्रोडक्शन ऑफ CO2, रिलीज होता है CO2 विच क्रिएट्स बबल विच फॉर्म्स bubbles and that's how the rising of dough is occur. So the right option is B. Coming to next question number second is an enzyme catalyzing the removal of nucleotide from the ends of DNA is वो एंजाइम जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है या कट करता है एंड पे जो कट करता है उस एंजाइम को क्या कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस नहीं, ये क्या करता है? ये कट करता है विद इन द डीएनए. एंडोन्यूक्लियस कट विद इन द डीएनए वाइल एक्सोन्यूक्लियस कट्स एट द एंड्स, ये एंड्स पे कट करता है. सो और डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए लाइगेज स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करने में काम आता है. और हिंट टू क्या है? एक हिंट टू एंडोन्यूक्लियस है एक. सो द एंड्स पे कौन कट करता है गाइज? एक्सोन्यूक्लियस. सो राइट ऑप्शन विल बी बी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज the transfer of genetic material from one bacterium to another through the mediation of vector like virus is termed as. जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर वन बैक्टीरिया से एनोडर किया जाता है और वेक्टर उसमें वायरस को यूज किया जाता है तो उसे गाइज हम क्या कहते हैं? उसे द फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन. सो द राइट ऑप्शन विल बी ट्रांसडक्शन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज which of the given statement is correct in context of absorbing DNA separated by agarose gel electrophoresis? agarose gel electrophoresis के द्वारा DNA को जब हम सेपरेट करके ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? DNA कैन बी सीन इन विजिबल लाइट नहीं, रॉन्ग है. DNA को हम विजिबल लाइट से नहीं देख सकते हैं. DNA को हम देखते हैं यूवी लाइट्स के प्रेजेंस में इथीरियम ब्रोमाइड से स्टेन करके देखते हैं. DNA कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट. पहली बात तो विजिबल लाइट में नहीं देख सकते और दूसरी बात कि बिना स्टेनिंग के हम नहीं देख सकते. थर्ड ऑप्शन इज इथीरियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट. फिर से वही, हम विजिबल लाइट में नहीं देख सकते. फोर्थ इज इथीरियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट. ये सही है, हम यूवी लाइट के प्रेजेंस में एक्सपोजर में देखते हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज रेस्ट्रिक्शन इंजाइम रेफर्स टू. रेस्ट्रिक्शन क्या रेफर करता है रेस्ट्रिक्शन इंजाइम में? फर्स्ट ऑप्शन इज क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए बाय द एंजाइम नहीं, ये रॉन्ग है. रेस्ट्रिक्शन इसको नहीं शो करता. कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन वाली नहीं, ये भी रॉन्ग है. रेस्ट्रिक्शन क्या शो करता है? ऑप्शन सी इज प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया. ये राइट है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इंजाइम क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन को बैक्टीरिया में, और यही बैक्टीरिया के लिए एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है. क्या काम करता है गाइस? डिफेंस mechanism in bacteria. So the right option is C. Coming to next question number 6 is a recombinant DNA molecule can be produced in absence of following. recombinant DNA हमें बनाना है गाइस. क्या बनाना है? a recombinant DNA molecule can be produced in the absence of, मतलब हमें किसका ज़रूरत नहीं है, किसके बिना हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना सकते हैं. तो पहले तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो उसमें अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज होता है, ये सही है. डीएनए लाइगेज का भी यूज होता है, ये भी सही है. रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने में क्या होता है? पहले एस्टिकी एंड्स बनाते हैं कट करके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अगर डीएनए को हमें ज्वाइन करना है, सपोज ये एक डीएनए फ्रेगमेंट है और इसमें हमें ये छोटू सा एक डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन करना है, तो पहले हमें इसको कट करना पड़ेगा. कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज होगा. फिर इसमें हम डीएनए जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के लिए क्या यूज होगा? डीएनए लाइगेज. और ये डीएनए फ्रेगमेंट्स जरूरी है क्योंकि इसी को तो हम लोग ज्वाइन करेंगे. सो द राइट ऑप्शन ई कोलाई का हमें कोई ज़रूरत नहीं है डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में. ई कोलाई का ज़रूरत हमें पड़ता है रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, जबकि रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में कोई यूज नहीं है. सो राइट ऑप्शन विल बी डी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. So guys, question number 7 is an agarose gel electrophoresis DNA molecule is separated on the basis of their. agarose gel electrophoresis में आप जानते हैं गाइज, वेल में हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स डालते हैं तो वो सेपरेट्स होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के चलते. जब वो सेपरेट होते हैं गाइज एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो वो ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे? चार्ज ओनली.
साइज ओनली, चार्ज टू साइज रेशियो, ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज आप जानते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन होता है साइज के अनुसार। अगर स्मॉलर साइज वाले हैं तो ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है, तो अपोजिट साइड जल्दी चले जाते हैं, मतलब अपोजिट साइड स्मॉलर साइज वाले पाए जाते हैं, जबकि लार्जर साइज कम ही मूव कर पाते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। सिर्फ साइज के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं, लार्जर साइज opposite side or larger size towards whale and smaller size towards opposite side. So the right option is B. Now question number 8 is the most important feature in plasmid to be used as a vector is। प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में हम यूज कर सकते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, प्रेजेंस ऑफ साइज फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड इट्स साइज। गाइस राइट ऑप्शन विल बी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वाई? अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहेगा तभी तो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो पाएगा, अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं रहेगा तो रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। सो द राइट ऑप्शन इज ए। इंपॉर्टेंट फीचर है, किसी भी वेक्टर में ORI होना जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज वाइल आइसोलेटिंग DNA फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम इज नॉट यूज्ड। जब हम DNA को आइसोलेट करते हैं किसी भी बैक्टीरिया से तो कौन सा एंजाइम यूज नहीं होता है? ख्याल रखना है, नॉट यूज्ड। लाइसोजाइम, ये तो यूज होता है क्योंकि DNA मॉलिक्यूल जिस मेम्ब्रेन में रहता है उस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए राइजोजाइम। राइबोन्यूक्लियस, ये भी यूज होगा RNA को डाइजेस्ट करने के लिए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, ये नहीं यूज होगा क्योंकि DNA हमको एक्सट्रैक्ट करना है ना कि डाइजेस्ट करना है। ये क्या करता है? DNA को डाइजेस्ट कर देगा, इट्स डाइजेस्ट DNA। सो गाइज हमें डाइजेस्ट नहीं करना है DNA को, हमें एक्सट्रैक्ट करना है। प्रोटीएज हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। सो द राइट ऑप्शन इज सी। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस हम यूज नहीं करते हैं DNA आइसोलेशन में। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉपुलराइज द PCR रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस वजह से इतना पॉपुलर हुआ? Easy availability of DNA templates, availability of synthetic primers, availability of cheap deoxyribonucleates या availability of thermostable DNA polymerase। सो गाइज अगर PCR इतना फेमस हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ थर्मोस्टेबल DNA पोलीमरेज के चलते, दैट इज टैग पोलीमरेज, सिर्फ इसके वजह से PCR फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे DNA डीनेचर हो जाते थे, इनएक्टिव हो जाते थे, लेकिन ये जो थर्मोस्टेबल DNA था ये हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है। सो द राइट ऑप्शन इज डी। So guys, now the question number 11 is an antibiotic resistant gene in a vector usually helps in selection of option A competent cell, B transformed cell, C recombinant cell, D none of the above। So guys जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं वेक्टर में वो कौन से सेल को सिलेक्शन में हेल्प करते हैं? सो गाइज हम जानते हैं जो ट्रांसफॉर्म सेल होते हैं उनको अगर किसी भी एंटीबायोटिक मीडियम में डालते हैं तो सिर्फ जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं और बाकी जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल होते हैं वो डाइड हो जाते हैं। सो ओनली ट्रांसफॉर्म सेल गेट सर्वाइव। सो द राइट आंसर विल बी बी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्म्ड वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स में डिफ्रेंशिएट करता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। गाइज हीट शॉक मेथड कौन से, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और किस चीज़ में हमें हेल्प करता है? सो गाइज हम जानते हैं हीट शॉक मेथड करते हैं ताकि इसमें पोर क्रिएट हो, तो क्रिएट पोर्स एकदम से पहले आइस पे रखते हैं, फिर एकदम से हीटअप करके फिर एकदम से ठंडा करते हैं, तो इसमें बहुत सारे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अपटेक ऑफ DNA थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वाल। इस चीज़ में हमें ये मदद करता है कि DNA को हम लोग पोर्स के थ्रू बैक्टीरियल सेल वाल के अंदर हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। Coming to next question, question number 13 is the role of DNA ligase in construction of recombinant DNA molecule is। DNA ligase का recombinant DNA molecule में क्या रोल होता है? सो गाइज हम जानते हैं DNA ligase क्या करता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है बिटवीन टू फ्रेगमेंट्स, टू DNA। सपोज ये एक फ्रेगमेंट है, ये एक फ्रेगमेंट है, तो DNA ligase इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। बी क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रॉन्ग है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप बन जाते हैं AT और GC में। So option A is correct. Now coming to next question, question number 14, that is which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स नहीं है? हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजाई, ये तो सोर्स है। इकोलाई भी सोर्स है, इकोलाई से आप जानते हैं इको R1 आता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ये सोर्स नहीं है, जबकि बैसिलस एमाइलोली ये भी सोर्स है, इससे बाम H1 आता है, आप जानते हैं गाइज बाम H1। So the right option will be C. Coming to next question, question number 15. Which of the following steps are catalyzed by tag polymerase in PCR? PCR में tag polymerase कौन से स्टेप्स को कैटेलाइज करता है? डीनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट DNA, एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स टू टेम्पलेट DNA, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट DNA। सो गाइज ये दोनों तो रॉन्ग है। क्या करता है?
कैक पॉलीमरेज कैटेलाइज करता है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. Coming to next question, question number 18 is a bacterial cell was transformed with a recombinant DNA that was generated using a human gene. However, the transformed cell did not produce the desired protein. Reason could be. गाइस एक बैक्टीरियल सेल को रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ट्रांसफॉर्म किया गया जो कि ह्यूमन जीन के थ्रू. तो ट्रांसफॉर्म सेल जो हमें डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए था वो नहीं दे पाया. एक बैक्टीरियल सेल में हमने ह्यूमन जीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैकेनिज्म के थ्रू इंसर्ट किया तो हमें जो डिजायर्ड प्रोटीन था वो नहीं मिल पाया. तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन्स विच बैक्टीरिया कान प्रोसेस. ये बिल्कुल सही है गाइस कि ह्यूमन जीन्स में हैव इंट्रॉन्स जो इनएक्टिव होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया प्रोसेस नहीं कर सकता. ऑप्शन बी इज अमीनो एसिड कोडॉन फॉर ह्यूमन्स एंड बैक्टीरिया आर डिफरेंट. ये रॉन्ग है क्योंकि दोनों के लिए सेम होते हैं. अमीनो एसिड कोडॉन्स यूनिवर्सल होते हैं. क्या होते हैं गाइस? यूनिवर्सल होते हैं, सो सेम होते हैं. ऑप्शन सी इज ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म बट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया. ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म बट डिग्रेडेड, ये भी रॉन्ग है. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 is which of the following should be chosen for best yield if one were to produce a recombinant protein in large amount. अगर गाइस हम लोग recombinant प्रोटीन लार्ज अमाउंट में बनाना चाहते हैं तो गाइस अगर हमें रिकम्बिनेंट प्रोटीन लार्ज अमाउंट में बनाना है तो इनमें से कौन सा प्रोसेस सुटेबल होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज लेबोरेटरी फ्लास्क ऑफ लार्जेस्ट कैपेसिटी. सेकेंड ऑप्शन इज स्टील टैंक बायोरिएक्टर विदाउट इनलेट्स एंड आउटलेट्स. अगर गाइस इनलेट्स और आउटलेट्स नहीं होगा तो ये ओनली वन बैच फॉर्म करेगा. तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाएगा कि एक बैच बन रहा है फिर दूसरे बैच बनाने के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा. नाउ देन ऑप्शन सी इज अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम. ये करेक्ट है गाइस कि अगर हमें लार्ज अमाउंट में बनाना है तो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम हमें ज़रूरत होगा कि एक तरफ से इनलेट हो एक तरफ से आउटलेट्स हो, जो बनते जाए वो निकलते जाए और हम लोग फिर इनपुट देते जाएँ. तो राइट ऑप्शन इज सी. कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम से हम लोग लार्ज अमाउंट में प्रोटीन बनाने के लिए सबसे सूटेबल प्रोसेस रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज Who among the following was awarded the Nobel Prize for development of PCR technique? गाइज नोबेल प्राइज़ किनको मिला था इनमें से PCR टेक्निक डेवलप करने के लिए? सो गाइज आप जानते हैं कि PCR टेक्निक किन्होंने डेवलप किया था? PCR टेक्निक वाज डेवलप बाय कैरी म्यूलिस. सो द राइट ऑप्शन इज सी. Carey Mullis was awarded the Nobel Prize for development of PCR technique. Now coming to next question, question number 19. Which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? Guys, restriction enzyme के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? It recognizes a palindromic nucleotide sequence. Yeah, it's correct. It is endonuclease. It's correct. It is isolated from viruses. It's wrong because it is isolated from bacteria, not from viruses. Option D is it produces the same kind of stickiness in different DNA molecule. Yeah, it's correct. So option C is wrong. So it is not true. So right option is C. So thank you guys. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें.